Hi guys, this is another lecture in series Basics of Computer, right? So मैंने जैसा लास्ट वीडियो में कहा था कि अगला लेक्चर हम लोग किस पे बनाएंगे, मेमोरी के बारे में. सो आई एम हियर विद द मेमोरी. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड what are basic concept of memory, why memory is required to store data और information. अच्छा, जब डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात आई है तो थोड़ा सा हम एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं भाई कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो डेटा है, ठीक है, डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट. व्हाट इज़ रॉ फैक्ट? अच्छा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे मैंने लिखा एक जगह, ऐसे रैंडमली मैंने लिखा राम, ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा 45 और मैंने उसके बाद लिख दिया CS. ठीक है, टेल मी वेदर इज़ इट मीनिंगफुल. क्या इसका कोई मतलब आप निकाल पा रहे हैं कि राम क्या है? राम भगवान की बात हो रही है, कोई इंसान है जो राम नाम से है, या फिर एज है, या क्या है, इसकी ग्रेडिंग है, या ये पढ़ता है या जानना चाहता है, क्या कोई मतलब नहीं निकल रहा है. सो दिस इज़ रॉ फैक्ट. ये क्या है हमारे लिए? डेटा. राम अलग डेटा है, 45 अलग डेटा है, CS अलग डेटा है, जिसका हम कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें, अलग तरीके से मतलब कैसे लिखेंगे? देखो, हम इसको अगर ऐसा करें, एक सेकेंड, लेट मी शो यू. अगर हम इसको ऐसे लिखें, सी, मैंने एक टेबल बनाया, सी ये बनाई मैंने टेबल, या मैंने लिखा नेम. ठीक है, नेम के बाद मैंने लिखा एज, इसके बाद मैंने लिखा ब्रांच, और इस टेबल का नाम मैंने क्या लिख दिया? स्टूडेंट. ठीक, तो अब इसमें मैंने लिखा राम, 45 एंड CS. क्या समझ में आ रहा है? आप कुछ मतलब निकल रहा है? राम एक स्टूडेंट है जिसकी एज 45 ईयर्स है और जिसकी ब्रांच CS है. थोड़ा इनप्रैक्टिकल है, ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है. एज हम 15 14 कुछ भी रख सकते हैं, मेरा मतलब सिर्फ समझाने से है. ठीक है, तो क्योंकि अब हम इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर इससे कुछ मीनिंग निकाल पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? बन गया ये इंफॉर्मेशन. सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ डेटा, कोई भी चीज़ ऐसे रैंडमली हमने वाइट बोर्ड उठाया और हमने उस पर कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, सो दैट इज़ डेटा. लेकिन हम अगर उसे मीनिंगफुल फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हेलो, नहीं हेलो नहीं, अगर मैंने लिखा 25, तो ये क्या है? 25 कुछ नहीं पता. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये डेटा है. ठीक है, लेकिन मैंने लिखा कि हिज मार्क्स आर 25. ठीक है, तो इसका मतलब कुछ मतलब निकला, ये एक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डेटा जो होता है हमारा कलेक्शन, देखो अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी. व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ फैक्ट. ठीक है, डेटा इज रॉ फैक्ट. यहाँ तक बात ठीक है? अच्छा, अच्छा, डेटा अगर रॉ फैक्ट है तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज collection of meaningful data. ठीक है, दिस इज इंफॉर्मेशन. तो आप कह सकते हैं कि हम मेमोरी में क्या स्टोर करते हैं? डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी. अच्छा, अगर ऐसा है भाई, तो मेमोरी में क्या, किस तरह का इंफॉर्मेशन? देखो, अब इंफॉर्मेशन में भी कई प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है. किस तरह का डेटा आप रखेंगे? ठीक है, तो मेमोरी में हम प्रोसेस्ड डेटा भी रखते हैं, अनप्रोसेस्ड डेटा भी रखते हैं, इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, किसी भी तरह का. इवन देखो, हमेशा हर मोबाइल है इसका मतलब हम बहुत यूज़फुल काम ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप उसमें म्यूज़िक भी स्टोर करके रखते हो, मूवीज़ भी स्टोर करके रखते हो, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. जो हमारा आज का मेन टॉपिक था वो क्या था कि हम बात करेंगे मेमोरी टाइप्स के बारे में. ठीक है, तो मेमोरी टाइप्स क्या होते हैं हमारे? कौन कौन से टाइप हैं हमारे मेमोरी के? तो मेमोरी के यहाँ से हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं
कि मेमोरी हमारी क्या है, दो टाइप की है। कौन कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी है एंड सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए सिर्फ मेमोरी, ठीक है, सिर्फ मेमोरी कहा जा रहा है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे मेन मेमोरी की बात हो रही है या फिर प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि स्टोरेज, तो आपको समझना है कि अभी किसकी बात होने लगी है, सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आज हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइम मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या फिर मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं। ठीक है, अब मेन मेमोरी हो गया और ये हमारा स्टोरेज मेमोरी हो गया। इन्होंने स्टोरेज मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज और बैकअप स्टोरेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सा? रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये निकल रहा है रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ और सिर्फ रीड करोगे। तो इन्होंने रैंडम एक्सेस मेमोरी को, ताकि आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर ले, इन्होंने कहा भाई ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसे आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा अगर और डिटेल में आए तो हमारा जो रैम है ये दो टाइप का है। कौन कौन सा है? एक होता है हमारा स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। इसके बारे में आगे चलते हैं, बात करते हैं। और तो हमारा रैम दो टाइप का है, स्टैटिक है एंड डायनेमिक है। इसके बाद हमारा जो रीड ओनली मेमोरी है ये दो टाइप के हैं, दो पार्ट में से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक है हमारा थ्री पार्ट्स में, एक्चुअली इसे और मेजर कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। तो अगर हम इसे आसान रखना चाहते हैं तो हमारा जो रीड ओनली मेमोरी है ये क्या है, पी रोम है। ठीक है, ई पी रोम है और डबल ई पी रोम है। और इनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें भी कुछ अलग कैटेगरीज में रख दिया गया है। तो ये दोनों अलग कैटेगरी में है और ये अलग कैटेगरी में है। ठीक है, ऐसा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब क्योंकि हमें रैम एंड रोम के बारे में जानना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल मेमोरी को आप इतना ध्यान रखो कि इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है, जिसमें आप परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तब तक ही डेटा को अपने में रिटेन करके रखेगा जब तक कि पावर सप्लाई आपकी टर्न ऑफ नहीं हो जाती। देखो, वोलेटाइल मेमोरी रिटेन्स द इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई आपका डिस्कनेक्ट होगा, जो भी डेटा स्टोर किया है आपने वो तुरंत गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप वर्ड पे कुछ लिख रहे थे और आपके पास बैकअप नहीं था, आपने डेटा को सेव नहीं किया था, ठीक है, आप बस टाइप करते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे और डेटा को सेव नहीं किया, इसका मतलब जब तक डेटा सेव नहीं है वो कहाँ पे है, रैम मेमोरी में है। ठीक है, या फिर वोलेटाइल मेमोरी में है। अभी ऐसे समझो कि वोलेटाइल मेमोरी में है। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी में डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो तो टेम्परेरी स्टोरेज जो है या फिर वोलेटाइल मेमोरी जो है वो क्या करेगा, उसको स्टोर करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे सेव बटन पे क्लिक करते हो, जैसे ही आपने डेटा को सेव किया, ये यहाँ से टेम्परेरी से परमानेंट स्टोरेज में ट्रांसफ़र हो जाता। अब लाइट चली भी जाएगी तब भी आपका डेटा लॉस नहीं होता। कभी कभी अगर आप लैब में जाते होंगे तो आपसे कहा तो बेटा जो भी काम कर रहे हो उसको आप सेव करते जाओ, वरना अगर पावर इंटरप्ट हुआ तो आपका डेटा सारा लॉस्ट हो जाएगा। क्यों लॉस्ट हो जाएगा? क्योंकि आपका जो डेटा है वो टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे वोलेटाइल मेमोरी की बात। वोलेटाइल मेमोरी का जो टाइप है वो कौन है, रैम। इसका एग्जांपल है रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसे हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वोलेटाइल मेमोरी की बात। ये हमारा टेम्परेरी स्टोरेज है, ये तभी तक डेटा को अपने अंदर रिटेन करके रखेगा जब तक आप क्या कर रहे हैं, जब तक पावर सप्लाई है। और
ये और इसका एग्जाम्पल क्या है, जब आप कोई भी फाइल लिखते रहते हैं जब तक आपने सेव नहीं किया है तब तक वो कहाँ रहेगा, रैम में रहेगा, और जैसे ही आपने उसे सेव कर दिया वो कहाँ चला जाएगा, किसी परमानेंट स्टोरेज में चला जाएगा। ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जस्ट अपोजिट, ये कैसा है आपका, परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है। आप इसे सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में भी दे सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब आपके पास पावर जाने के बाद भी आपका जो भी डेटा है वो रिटेन करेगा। एंड एग्जांपल्स आर रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, अर्ली कंप्यूटर, पेपर टेप एंड पंच कार्ड, ये सारे आपके क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब ये सीधा सीधा मतलब है परमानेंट स्टोरेज। ठीक है। अब हम आते हैं रैम के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो रैम आपका किस तरह का मेमोरी है, रैम आपका प्राइमरी मेमोरी है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब कुछ फीचर्स हम क्लियर करते चले। रैम किस तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी है, साथ ही साथ ये क्या है, एक वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। मतलब वोलेटाइल टाइप की मेमोरी से क्या मतलब है, वोलेटाइल होने से मतलब है कि ये टेम्पररी स्टोरेज, मतलब टेम्पररी डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो आराम रैम कंस्टिट्यूट द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। तो ये इंटरनल मेमोरी को यूज़ कर रहा है फॉर स्टोरिंग द डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट, एंड दैट इज कम्प्लीटली टेम्पररी, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। इट इज़ ऑल्सो रीड एंड राइट मेमोरी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड रैम इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिक रैम क्या होता है, हम अभी, स्टैटिक रैम आपका क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है। इसका जो एक्सेस टाइम है, इसका जो डेटा एक्सेस रेट है या टाइम है, ये बहुत ही फास्ट है। ठीक है। और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो आपका स्टैटिक रैम है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और आपको ये बहुत ही फास्ट एक्सेस रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और आप स्टैटिक रैम को उन्हीं प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, स्टैटिक रैम पे को, जहाँ पे आपको बहुत ही फास्ट स्पीड की ज़रूरत है। ठीक है। आप स्टैटिक रैम को, अच्छा, कैश मेमोरी का नाम सुना है, the static RAM is used as cache memory, needs to be very fast and small, और कैश मेमोरी बहुत महंगी भी होती है। अच्छा, थोड़ा सा मेमोरी हायरार्की आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले जो रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं, सबसे फास्ट रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। रजिस्टर के बाद जो आपके पास कैश मेमोरी होती है वो फास्ट होती है। कैश के बाद जो रैम होती है, या रैम या फिर प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज की बारी आती है। ठीक है। तो सबसे फास्ट स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर्स की, उसके बाद कैश मेमोरी की, उसके बाद रैम की, और ये जो आपके आगे आपका क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। तो अब देखो, जो कैश है ये किससे बना हुआ है, स्टैटिक रैम का। ठीक है। और जब ये, जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी मेमोरी, एक्चुअली ये हमारा किससे बना हुआ है, ये जो प्राइमरी मेमोरी है वो हम जब ये टर्म यूज़ कर रहे हैं फॉर डायनेमिक रैम। ठीक है। अब स्टैटिक रैम बहुत महंगा होता है। ठीक है। और बहुत ही अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सिर्फ रजिस्टर से एक कदम पीछे होता है, साइज़ में स्मॉल होगा। आप जो जनरल कंप्यूटर यूज़ करते हैं साइज़ में ये स्मॉल होगा। ठीक है। और साइज़ स्मॉल, एक्सपेंसिव, वेरी फास्ट। ठीक है। एंड नियर टू, नियर टू व्हाट, नियर टू, वेरी नियर टू सीपीयू और प्रोसेसर। ठीक है। और एक चीज़, इसका मतलब है ये जो स्टैटिक रैम है ये महंगा क्यों है, इसका रीज़न है क्योंकि ये जो है ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। ठीक है। ये किससे बना है, ये ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। ठीक है। और एक खासियत और है जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगी, द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर रिमेन्स अप्लाइड। ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं डायनेमिक रैम।
पहली चीज़। अब डायनामिक रैंक अपोजिट चलो, किसके, स्टैटिक के कंपैरिजन में स्लो होगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, अच्छा इसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसके अगर इसको हम थोड़ा साफ सुथरा करके बताएं तो स्टैटिक रैम आपका क्या हुआ, स्टैटिक रैम हो गया हमारा कैश मेमोरी। क्या बना, कैश मेमोरी, ठीक है। वेरी एक्सपेंसिव, मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड स्पीड इज वेरी फास्ट। अब ये इसके कंपैरिजन में स्लो हो गया, ठीक है। अच्छा स्लो हो गया, ठीक है भाई। अब स्लो है तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट कम कम होगी, तो ये हो गया लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। अब ये लेस एक्सपेंसिव है और उसको हम कैश मेमोरी कहते हैं, और इसको डायरेक्टली क्या कहेंगे, ये हमारा एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज़ होता है। अच्छा ये कम एक्सपेंसिव क्यों है और स्लो क्यों है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, ये कैपेसिटर से बना हुआ है। किससे बना है भाई, ये बना हुआ है हमारा कैपेसिटर से, ओके। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फीचर अगर मैं आपको बताऊं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ही कम मिलेगा ये जानने को, तो वो ये है कि जो आपका डायनेमिक रैम है, अगर आप एक डायनेमिक रैम उठाओ और उसकी जो स्पीड है आप उसको अगर चेक करो, तो दैट इज़ जस्ट सॉरी, स्पीड नहीं, ये डेटा को सिर्फ और सिर्फ 4 मिली सेकेंड तक स्टोर करके रखता है, चाहे पावर सप्लाई कंटिन्यू रहे या फिर ना रहे, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब चाहे आप पावर सप्लाई क्या करें, आप चाहे पावर सप्लाई आप कंटिन्यू मेंटेन रखें, फिर भी जो डायनेमिक रैम है ये अपने कंटेंट को लूज कर देता है इन एवरी 4 मिली सेकेंड। अच्छा तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, डी रैम कंट्रोलर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर डी रैम कंट्रोलर ना यूज़ किया जाए तो आपका जो ये डायनामिक रैम है इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, ओके। तो डी रैम कंट्रोलर करता क्या है, जो कैपेसिटर, जिन कैपेसिटर से ये डायनामिक रैम बना हुआ है, इनको ये कंटिन्यूसली रिफ्रेश करता रहता है, पीरियोडिकली रिफ्रेश करता रहता है, ताकि जो कंटेंट है वो लॉस्ट ना हो, वो रिटेन करे, ठीक है। तो इसमें जो मेजर रोल डायनेमिक रैम को यूज़फुल कौन बना रहा है, डी रैम कंट्रोलर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट, ओके। तो ये हो गई हमारे रैम की बात, हमने दो तरह की बात कर ली। देखो अब रैम, डी रैम की बात कर ली हमने और एस रैम की बात कर ली। अब एक थोड़ा सा ब्रीफ डिफरेंस देख लेते हैं कि रैम एंड रोम में, रैम कैसा मेमोरी है, वोलाटाइल टाइप की है, रोम कैसा मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल टाइप की मेमोरी है। उसके बाद जो रैम में डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, दैट इज़ टेम्परेरी, और पावर ऑफ होते ही वो चला जाएगा, ठीक है। वोलेटाइल का यही तो मतलब है। यहाँ पे रोम क्या है, परमानेंटली इस डेटा को स्टोर करता है, इसके कंटेंट इरेज नहीं होते। इसका एग्जाम्पल क्या है, एस रैम, रैम के टाइप कौन कौन से हैं, एस रैम एंड डी रैम। रोम के टाइप कौन से हैं, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पे डबल ई पी रोम भी है, ठीक है। अच्छा ये रैम की क्या खासियत, इट रिक्वायर्स लो इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डेटा एंड इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डेटा, ओके। एंड दिस मेमोरी इज अवेलेबल फॉर द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स, और ओएस शॉर्ट में कहते हैं, एंड प्रोसेस टू यूज व्हेन द कंप्यूटर इज running. And ROM is memory that comes with your computer, that is pre-written to hold instruction for booting up. Very important point, आपका जो ROM memory है ये कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा, आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑन बूटिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ बूटिंग प्रोसेस। तो फिलहाल के लिए ये जानो, जो कंप्यूटर का स्टार्टअप वाला प्रोसेस होता है, कंप्यूटर जो स्टार्ट होने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और वो बूटिंग किसकी हेल्प से होती है, रोम की हेल्प से, ओके। चलिए अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा, अब क्योंकि स्लाइड में मेंशन नहीं है लेकिन हमें तो डिस्कस करना है भाई, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि
ईपी रोम, पी रोम और जो बाकी टाइप के रोम डिवाइसेस हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले पी रोम क्या होता है? पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम क्या करता है? अब पहली चीज़ तो ये जान लेना है कि एक बार प्रोग्रामेबल रोम को प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है, इस पे जो चीज़ लिख दी गई उसके बाद आप इसे कभी भी क्लीन नहीं कर सकते, उसे कभी भी आप मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बार डेटा को अगर प्रोग्राम कर दिया गया तो वो कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता, मतलब नॉन इरेजेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका पी रोम है ये प्रोग्राम कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए एक डिवाइस आती है जिसे क्या कहा जाता है, कहते हैं उसे हम डिवाइस प्रोग्रामर, ठीक है। कि क्या कहा जाता है? डिवाइस प्रोग्रामर, जिसके थ्रू ये जो पी रोम है इस पे डेटा को लिखा जाता है, वो होता है हमारा डिवाइस प्रोग्रामर, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया पी रोम, ठीक। अब हम आते हैं किसके बारे में जानेंगे? अब हम जानेंगे ई पी रोम, ठीक है। ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? ई पी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल पी रोम, ठीक है। ई पी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल पी रोम, इरेजेबल, इरेजेबल पी रोम, ठीक। अब सेम कंसेप्ट लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको कई बार रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक। प्रोग्रामिंग कैसे होगी? डेटा लिखा कैसे जाएगा? डिवाइस प्रोग्रामर से, जैसा हम किस में कर रहे थे, किस में कर रहे थे? पी रोम में। जैसा पी रोम में हो रहा था कि डेटा को डिवाइस प्रोग्रामर से प्रोग्राम किया जा रहा था, लेकिन आप उसे दोबारा से इरेज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इरेजेबल पी रोम में आप इसे कई बार 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 प्रोग्राम कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। और इसे किससे प्रोग्राम करेंगे? डिवाइस। अच्छा, अब इसे इसके कंटेंट को मिटाएंगे कैसे? तो इसके लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज का, ठीक है। तो डेटा को इरेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये हो गया हमारा इरेजेबल पी रोम। अच्छा, अब आगे आए तो ई पी रोम है भाई, ई पी रोम। तो डबल ई पी रोम क्या होता है? डबल ई पी रोम, ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या आया, इसे ई पी रोम से ज़्यादा बार इसे क्या किया जा सकता है? बार बार और बार बार आप इसके कंटेंट को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप टेक्निक यूज, जैसे पी रोम आपका सबसे सस्ता है, ठीक है, और उसके बाद ई पी रोम उससे आपको कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। और डबल ई पी रोम उसका उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होगा। इसका क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, ठीक। तो इसे क्या कर सकते हैं? बार बार हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं मेनी टाइम्स। और इसका कंटेंट कैसे डिलीट किया जाएगा? बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। डबल ई पी रोम को इलेक्ट्रिकली आप क्या करते हैं? आप इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं और उसके बाद उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर बार जब भी आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें, जैसे पी रोम था, आप उसे रीप्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्या बन जा रहा था आपका? उसमें क्या दिक्कत थी कि वो दोबारा रीप्रोग्राम नहीं कर रहे थे, वो सस्ता था, ठीक है। इसके बाद पी रोम आया, ई पी रोम आया, उसने कहा कि भाई हम तुमको थोड़ा सा फैसिलिटी देंगे, आप हंड्रेड्स ऑफ टाइम आप डेटा को डिलीट कर पाओगे अल्ट्रा वायलेट रेज से, और उसके बाद आप फिर से प्रोग्राम कर पाओगे। तो वो उससे महंगा हुआ, पी रोम से महंगा कौन हुआ? ई पी रोम। उसके बाद कौन आया?
डबल ईपी रोम इन्होंने कहा कि हम आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइम डेटा को डिलीट करने देंगे, ठीक है। आप जितनी बार चाहो आप उतनी बार डेटा को डिलीट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेन मेमोरी टाइप्स, and in next lecture we will discuss about the secondary storage. Okay, thank you so much.